हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जिसमें उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें भावर प्रदेश, तराई हो, बांगर हो, खादर हो, रे, शंकु, भूड़, ये सब के बारे में देखा था। अब समझते हैं भावर और तराई में क्या अंतर है। ये कभी कभी अंतर दे देगा आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, खादर एवं बांगर में क्या अंतर है, तराई एवं डेल्टा में क्या अंतर है, समझ गए। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में देखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, समझ लेते हैं भावर एवं तराई प्रदेश में क्या अंतर है। अंतर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, भावर के बारे में पहले समझ लेते हैं। चलिए, यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत फैला हुआ है। समझ गए। ऐसे ही ऑप्शन एग्जाम में दे देगा, यूपीएससी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम किसी राज्य में दे रहे हैं। यह शिवालिक के गिरिपाद, जिसे मैं ऊपर पढ़े हुए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो नीचे वाला शिवालिक हो गया। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक जो विस्तृत है, इसकी चौड़ाई 8 से लेकर 16 किलोमीटर है और इसका 15 से 20 है या 20 से 30 कह सकते हैं। समझ गए। तो और इसका जो है तराई प्रदेश का क्या अंतर है, तो यह भावर प्रदेश के दक्षिण में साथ साथ फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई क्या है, 20 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है या 15 से 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोनों ऑप्शन में दिया था, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। चलिए देखिए आगे। यहाँ पर भारी पत्थर, समझ गए, यहाँ पे भारी पत्थर यानी कि भावर प्रदेश में नदियाँ जब आती है तो हिमालय को तोड़ते हुए आती है, पत्थर को तोड़ते हुए आती है। तो यह कंकर, बंजरी आदि के जमाव के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र, यानी पारगम्य यानी जिसके अंदर में धीरे धीरे नदियाँ प्रवाह होती रहती है। समझ गए, लेकिन नज़र नहीं आएगा तो जाकर तराई में गिरती है, तराई। समझ गए। तो चलिए, यहाँ पे पत्थर हो, कंकर हो, बजरी हो के जमाव के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है ये। और इसमें क्या है, जो तराई क्षेत्र में है यह अपेक्षाकृत बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना हुआ है तथा यह वनों से ढका हुआ है। समझ गए, यह वनों से ढका हुआ है। पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांश नदियाँ भूमिगत होकर बहती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से, यानी कि चट्टान के अंदर से बहती है ये। और इसमें क्या है कि भावर प्रदेश की भूमिगत नदियाँ तराई प्रदेश में धरातल पर आ जाती है। यह तराई प्रदेश है, इसमें धरातल पर आ जाती है लेकिन चट्टान के अंदर से चलती है और दलदल पैदा करती है। इस क्षेत्र में काफ़ी वन देखने को मिलता है। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बजरी है, पत्थर है, यहाँ पे कृषि नहीं हो सकता है। लेकिन यह तराई प्रदेश में है, इस इलाके में जो वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाया गया है और बनाया जा रहा है। समझ गए। तो यही आपका अंतर है भावर प्रदेश और तराई प्रदेश में। छोटा सा टॉपिक है, आइए आगे देखते हैं। अब समझते हैं बांगर और खादर में क्या अंतर है। बांगर और खादर में, तो खादर में क्या है, तो ये नया मिट्टी हो गया और बांगर हो गया खराब हो गया। ठीक है। तो यह देखिए, तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है और ऊंचा भाग पर है। समझ गए, यानी कि इसमें 3 से 4 साल में बाढ़ आएगा तब जाके होगा, नहीं तो सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे खेती गृहस्थी होता है। चलिए, और इसमें देखते हैं खादर में, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है और यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ गुजरता है, यानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता ही आता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का मोटा सा लेयर छा जाता है और यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा है, यानी कि बाढ़ के तल से, यानी बाढ़ इस होकर जा रहा है लेकिन ये तल से बहुत ऊंचा ऊपर है। खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और जलोढ़ की नई परत बिछ जाता है। ठीक है। चलिए, इसमें कंकर नामक चूनायुक्त निक्षेप होता है, यानी कि कंकर होता है, चूनायुक्त निक्षेप होता है, लेकिन यह मुख्यतः चिकनी मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है। समझ गए, चिकनी मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, लेकिन बोले कि सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर खेती होता है। यहाँ गहन कृषि की जाती है इसमें। समझ गए, कौन से में, खादर में। पंजाब के मैदान में इसे ढाया कहते हैं। पंजाब के मैदान में बांगरों को क्या कहते हैं, ढाया बोलते हैं। और पंजाब के मैदान में इसे बेट कहते हैं खादर को, और बांगर को ढाया बोलते हैं। तो यही आपका अंतर है ये। अब आगे समझते हैं तराई और डेल्टा में क्या अंतर है। समझ गए। भावर क्षेत्रों में विलुप्त नदियाँ मैदानी भागों में दिखती है और इसका जल विस्तृत क्षेत्रों में फैला होता है, इसे तराई कहते हैं। समझ गए। भावर के आगे जब निकलती है तराई क्षेत्र में तो यहाँ पर नदियाँ दिखने लगती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का हो जाता है, मात्रा होती है, क्योंकि यहाँ पर वन से लेके हर चीज़ यहाँ पे बहुत आगे
बढ़ता चला जाता है। ज़्यादातर देखने को मिलेगा मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, बीमारी ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। आँख का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि चट्टानी एरिया है, तराई क्षेत्र है ये। देखिए, जबकि डेल्टा का निर्माण दो नदियों के बीच बने मैदानों के भाग को कहते हैं, समझ गए। जैसे मैं बंगाली खाड़ी में मैंने बताया कि पंजा के आकार का डेल्टा होता है, जो नदियाँ अपना जा रही है और जाके मुहाना में गिर जाती है, तो धीरे धीरे करके विसर्पण करके जाती है बंगाल की खाड़ी में और जाके गिर जाती है। उसी डेल्टा के मैदान में सुंदरवन डेल्टा है, समझ गए। यहाँ पे बांग्लादेश जो क्षेत्र है, कलकत्ता का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितना हजार, क्योंकि काटा जा रहा है, हजारों हजार घर इसमें बसाया गया है, धीरे धीरे काटा गया है। क्योंकि जो डेल्टा का जो पेड़ होता है बड़ी ऊंचा ऊंचा है, अगर इसमें चप्पल पहन के चल रहे हैं तो ठीक है, जूता पहन के चल रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर नंगे पैर चल रहे हैं तो इसमें बहुत समस्या हो जाएगा, चीर देगा पैर को, समझ गए। डेल्टा वाले क्षेत्र में यह दलदली क्षेत्र होता है, तराई वाला, ठीक है। लेकिन डेल्टा क्षेत्र की मिट्टी अपेक्षाकृत नरम होती है क्योंकि यह पानी जा रहा है मुहाना में अपने। इस क्षेत्र में समुचित कृषि नहीं की जा सकती है, समझे, समुचित कृषि नहीं होती है। यह कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल होती है, डेल्टा वाला क्षेत्र। देखिए, और दोनों में क्या समानता है कि तराई का निर्माण नदियों द्वारा होता है, यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी माना गया है, समझ गए। लेकिन इसमें प्रॉपर कृषि नहीं होती है, लेकिन ये कृषि के लिए माना गया है। और इसका समानता क्या है, डेल्टा का निर्माण भी नदियों द्वारा होता है, यह क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो बस यही थोड़ा बहुत अंतर है, और दोनों आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। और ये तीनों अंतर आपको एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी लिखने को देता है। ये समझे हुए रहिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उत्तरी मैदान में एक नम, दलदली और कीचड़दार क्षेत्र क्या होता है। उत्तरी मैदान में मैंने बताया है कि तराई क्षेत्र में भावर से जब आगे निकलती है तो तराई क्षेत्र में नदियों का पानी का, यानी कि जो दिखने लगता है, उसमें कंकरीली पथरीली से निकल कर नदी का पानी जो दिखने लगता है, तो वही उसमें है, कीचड़दार है, दलदली क्षेत्र है। क्योंकि मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है तो तराई क्षेत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त होती है उसे क्या कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त होती है, यानी कि जब हिमालय की नदियाँ पत्थर को तोड़ते हुए आगे निकलती है तो कंकरीली पत्थर इतना ज़्यादा हो जाता है कि नदियाँ उसके नीचे होकर बहने लगती है, उसे भावर प्रदेश कहते हैं। देखिए, भावर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भावर क्षेत्र तराई की तुलना में फसल की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। भावर प्रदेश में क्योंकि पथरीली जगह है, तराई क्षेत्र में दलदली भूमि है, तो यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है। लेकिन भावर प्रदेश में खेती नाम का चीज़ नहीं है, क्योंकि बंजरी मिट्टी है, पथरीली जगह है, तो नहीं होगा। तो एक गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। खादर अवसाद बाढ़ के मैदानों के पास जमा हो जाती है। नीचे दिए कूटों पर सही प्रयोग। तो खादर जो है अवसाद के साथ जमा हो जाती है, तो ये बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही है। ये खादर और बांगर, तो खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ चलती है, न्यू मिट्टी आती है, और बांगर में सिंचाई के माध्यम से खेती होता है, तो 2 नंबर इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों क्या कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों क्या कहते हैं। जो फैला समतल मैदान है, नदियाँ पत्थर को तोड़ते हुए आती है, तो भावर प्रदेश समतल मैदान उसका ज़्यादा होता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक पर्वतपात के साथ कंकर पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, सरिताएं मतलब नदी, उस क्षेत्र को भावर करते हैं क्योंकि उसके अंदर से नदी चलती है। आगे देखिए, उत्तर मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि मेरे खेती होती है यहीं पे। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी उत्तरी मैदानी निक्षेप है। तो खादर हो गया, क्योंकि खादर में खेती ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर बिहार के नेपाल सीमा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे तराई क्षेत्र है, भावर प्रदेश से उतरती है, तराई क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। चलिए, ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, ये भी सही है। बांगर क्षेत्र में चूनेदार परत पाया जाता है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए एवं युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, क्योंकि नया मिट्टी यहाँ पर आती है नदियों के द्वारा, तो तीनों सही है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है ये। हरियाणा घग्घर बोलिए या सिंधु बोलिए, तो ये सब इसके बीच में, सॉरी यहाँ पर घग्घर बोल रहा है, तो गंगा के मैदान का विस्तार है ये भी ठीक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है।
चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा मैदान के पश्चिम में स्थित है, नहीं, गंगा मैदान के पूरब में स्थित है, यानी गंगा इधर हो गया तो आपका ब्रह्मपुत्र इधर हो गया। तो 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो यही आपका क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनेगा। तो खादर और बांगर के बारे में अंतर क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अगला टॉपिक देखेंगे तो विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजक, जैसे पंजाब का विभाजक जो है राजस्थान का मैदान है, इसके बारे में देखेंगे। जो क्षेत्र सब है इसके बारे में देखकर आपका टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके।